support the violence. बंगाल में हिंसा तब बढ़ जाता है जब पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आज सवेरे हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। Yesterday also they killed my workers in Mangalkot. I have only one problem. I don't like the dangals or the murders or the killings or the violence what BJP is doing. लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया गया। If somebody died, they just knock the door. Say 10 crores, 10 lakhs I will give you. So please say I am a BJP supporter. उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है। अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे, और हमारे कार्यकर्ता को जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में। कोई पावर रखने के लिए वायलेंस करता है, कोई दूसरे को पावर से गिराने के लिए वायलेंस करता है। आंगन आंगन खून के छींटे, चेहरा चेहरा बेचेहरा। किस किस घर का जिक्र करूं मैं, किस किस के सदमात लिखूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज श्वेत पत्र बंगाल के सियासी रक्त चरित्र पर। आखिर क्या कारण है कि बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं या फिर जब भी सियासत की बात होती है तब खून बहता है, रक्त बहता है। कितने कार्यकर्ता, कितने नेता हिंसा का शिकार हो रहे हैं, कितने आम लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सारी चीजें बंगाल में क्यों होती हैं और इसका अंत आखिर कब होने वाला है? बंगाल की चुनावी सियासत पर बात करते हुए आज हम श्वेत पत्र इसी रक्त चरित्र पर पेश करेंगे। बूढ़ी माँ को उनके खून में चावल सान कर खाने पर मजबूर किया जाए। ये माँ है, ये माटी है, ये मानुष है। मौत से तुमने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। पश्चिम बंगाल ने इसे राजनीति की शायद पहली शर्त मान लिया। आंकड़े और इतिहास बताते हैं कि इसे एक ऐसा राज्य कहा जा सकता है जहां हिंसात्मक राजनीति के विरोध में भी हिंसा ही सबसे जरूरी हथियार बन जाती है। राजनीतिक रिवाज रक्त रंजित दिखते हैं, सामाजिक सरोकार रक्त रंजित दिखते हैं, व्यक्तिगत अधिकार रक्त रंजित दिखते हैं। स्थिति ये है कि सत्ता बदलती है लेकिन पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदलता। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। जो गुंडा गद्दारी करके बाहर से आते हैं, बंगाल में गुंडा गद्दारी करके जबरदस्ती कुछ करने के लिए हम उसको बाहर का आदमी बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर बहुत ऊंचा है, लेकिन इस शोर के नीचे दबी कई सिसकियां राज्य और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से कुछ सवाल कर रही हैं। बंगाल में मत के लिए मौत का खेल क्यों जरूरी है? बंगाल की राजनीति को हिंसा क्यों पसंद है? बंगाल में सत्ता के लिए मौत का खेल कब रुकेगा? सरकार बदलती है पर क्यों नहीं बदलता सत्ता का रक्त चरित्र? बंगाल में ये लड़ाई बातों से नहीं, भाषणबाजी से नहीं, बयान से नहीं,
ये रास्ता में बम से होता है, तलवारों से होता है। हम आज बंगाल की तंग गलियों और बंद कमरों में कलपते उन लोगों के पास चलेंगे जिनके लिए चुनावों का मतलब सिर्फ अपने मृत परिजनों के लिए इंसाफ की अथक उम्मीद है, जिनकी आंखों के आंसू वोट की स्याही बनकर चुनावों पर असर डालेंगे। और हम आज इस सवाल का जवाब देश के सामने रखने का प्रयास करेंगे कि हजारों लोगों की जान लेने के बाद भी पश्चिम बंगाल की राजनीति की खूनी प्यास बुझती क्यों नहीं। क्यों धवल चांदनी सी चमकती बंगाल विधानसभा में प्रवेश का एक रास्ता रक्त से लाल है, वो भी तब जबकि यहाँ के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों का पसंदीदा रंग बिल्कुल सफेद रहा। पुलिस नहीं था, मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चौक हो गया। देखो कितना जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमने वाली एक चीफ मिनिस्टर, उनको चोट लग जाता है। क्या कर रहे थे उनके सुरक्षा कर्मी? ग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटों की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है। I think election commission is taking the matter very casually. So it was an attempt to murder. सब पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। बीजेपी लगातार टीएमसी पर चुनावी हिंसा का आरोप लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जब बंगाल पहुंचे थे, उनके काफिले पर किस तरीके से हमला हुआ था। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है और इस बार का जो चुनाव है वो भी कम रक्त रंजित नजर नहीं आ रहा। दर्द से यहाँ वोटों का गहरा रिश्ता है शायद। फिर सड़कों पर बहते कार्यकर्ताओं के रक्त से सत्ता की क्या रिश्तेदारी होती होगी, ये सब जानते हैं, लेकिन सन्नाटा रहता है। हाँ, पश्चिम बंगाल के कई घरों की दीवारें दर्द, रक्त, वोट और सत्ता के रिश्तों का सच जरूर बताना चाहती हैं। जीने की दुआ और मौत का मातम एक साथ एक दीवार पर, ये पश्चिम बंगाल की हिंसक राजनीति के रक्त चरित्र की खून जमा देने वाली तस्वीर है। पार्षद रह चुके मनीष शुक्ला को 4 अक्टूबर 2020 की एक शाम अपने समर्थकों के बीच थाने से सिर्फ 50 मीटर दूर गोलियों से भून दिया गया। रुक के खड़ा हुआ, गाड़ी से निकल के खड़ा हुआ, बस इतने में धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। 19 गोली उसको मारी गई थी, 19 गोली उसके बॉडी से निकला था, गोली और लगी थी। मां के आंसू बीते 5 महीनों से कभी सूखे ही नहीं। बेटे को घर से जाते देखा था और फिर दुनिया से जाते हुए देखा। वो जिस दिन निकल रहा था संडे का दिन था, 11 बजे निकला। हम भी सामने से आए, देखे सामने खड़ा था, तैयार होके हम सामने पहुंचे। बोले क्यों, नाश्ता लेके चले जा रहा हूँ। बोला कि बहुत जल्दी है, निकल गया।
हम यहाँ बरामदे में खड़े होकर उसको देख रहे हैं, गाड़ी में बैठा चला गया, मुझे पता नहीं था अब नहीं आए। टीएमसी से बीजेपी तक निष्ठाओं के परिवर्तन का रास्ता मनीष ने तय किया था। विचारधाराओं के टकराव तक राजनीतिक रंजिश सीमित रहती तो मनीष जिंदा होते। लेकिन पश्चिम बंगाल का इतिहास पुराना है। राजनीतिक हत्या यहाँ संगठित अपराध की तरह होती है। वहाँ पर उसको खबर मिला कि उसके वार्ड में 21 नंबर वार्ड में आग लग गई है, कोई मैसेज दिया तो उसने बोला कि पहले तो हमको अपने वार्ड में जाके देखना होगा लोगों को कि आग लगी है तो क्या बात है, उनको पहले सुरक्षा प्रदान करना जरूरी था। वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था। सिलेंडर का एक्सीडेंट करा के उसको वहाँ बुलाया गया। वहाँ जब गया तो वहीं पर उसको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ वो लोग मार नहीं पाए। जब वहाँ से वो गाड़ी लेके चला तो फॉलो करके लोग टीटागढ़ थाना के सामने वो गाड़ी, वहाँ पार्टी ऑफिस है बीजेपी का, तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे तो वहाँ पर वो पार्टी ऑफिस के सामने हमेशा रुकता था। वहाँ आके फिर रुक के खड़ा हुआ, गाड़ी से निकल के खड़ा हुआ, बस इतने में धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। लेकिन 40 मिनट तक टीटागढ़ थाना से पुलिस बाहर निकली नहीं, सिर्फ वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर गोली लगी है, ठीक थाना के ठीक अपोजिट रास्ता के उस तरफ। सीआईडी जो सही से जांच कर रहा था उसका ट्रांसफर हुआ, 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हुआ। आप लोग इसको बार बार उठाइए, इसका प्रश्न पूछिए कि क्यों मारा गया, कौन फंडिंग किया, फंडिंग का पता लगाए पुलिस। इसीलिए हम सीबीआई मांग कर रहे थे, सीबीआई जांच नहीं मिली हमको। ये एक इंसान की जिंदगी थी, ये एक परिवार का सवाल है जो उजड़ चुका है और ये सवाल उठा रहा है कि क्यों जांच नहीं की जा रही है, क्यों केवल एक सीआईडी की टीम को इसमें जोड़ा गया है, क्यों सीबीआई के हाथों में जांच नहीं दी जा रही है, किसे बचाने का प्रयास हो रहा है। राजनीतिक हिंसा के मामलों में क्यों एक व्यक्ति की जिंदगी और मौत का फासला केवल एक आंकड़े के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। हम इस समय बैरकपुर में मनीष शुक्ला के परिवार के साथ हैं, उनके घर पर हैं। पिता डॉक्टर हैं, एक क्लिनिक जरूर चलाते हैं, लेकिन माँ और पिता अपने इकलौते बेटे के लिए इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर एक औरत हो के हमारा घर उजाड़ दी, वो तो एक लेडीज है। जैसे मेरे साथ एक गवर्नमेंट अत्याचार की है, हम चाहते हैं भगवान करे उसका सब कुछ उजड़ जाए, हमारा जैसे उजड़ गया। अब हमारे पास खोने के लिए हमारा मनीष एक लौता लड़का था, हमारे पास और कोई दूसरा लड़का नहीं है। और डर ये है कि हो सकता है कि उसी की तरह हम लोगों को भी कुछ कर दिया जाए, कि जो FIR हमने किया है जिसमें जिन लोगों का नाम दिया हुआ है, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं, इवन उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। खाली इधर उधर के लोगों को पकड़ करके वो लोग इसको चार्जशीट दे रहे हैं, उसको चार्जशीट, और इन लोगों का नाम चार्जशीट से बात दे दिया है। मनीष की हत्या का सीसीटीवी फुटेज बाद में जारी हुआ था, तब साफ देखा गया कि हत्यारों को कानून का जरा सा भी खौफ नहीं था। परिवार इंसाफ चाहता है। छोटी सी बच्ची आती है फोटो के सामने अपना मुंह रख के कहती पापा इतने जल्दी क्यों आप मर गए। हम लोग रात रात दिन दिन मरते हैं, 1 मिनट 1 दिन नहीं, हर मिनट मरते हैं उसके सामने। मनीष की मौत भी आंकड़ों की लिस्ट का बस एक आंकड़ा है। कुछ आंकड़े मौतों के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी 2021 में चुनाव आयोग को दिए। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र की कुंडली है। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल में 23 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई। 2020 में राजनीतिक हिंसा के 663 मामले सामने आए, जिनमें 57 लोगों की मौत हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही राजनीतिक हिंसा के 698 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 11 लोगों की मौत हुई। 2019 में चुनावों के बाद 1 जून से 31 दिसंबर तक राजनीतिक हिंसा के 852 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 61 लोगों की मौत हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2018 में पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याओं वाला राज्य बताया था। ममता बनर्जी ने वायलेंस क्यों किया? लेफ्ट के साथ टक्कर देने के चक्कर में उनको भी ये मसल पॉलिटिक्स करना पड़ा। आज उनके साथ टक्कर देने के लिए अगर भाजपा वायलेंस करती है, कल भाजपा मानो पावर में आती है, फिर वो पावर रखने के लिए करेंगे। कोई पावर रखने के लिए वायलेंस करता है, कोई दूसरे को पावर से गिराने के लिए वायलेंस करता है। बंगाल के बौद्धिक वर्ग की चिंता जायज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता का संघर्ष जब जब टकराव की स्थिति में आया है, रक्त से बंगाल की माटी लाल होती रही।
बीजेपी इस बार सीधी टक्कर देने की स्थिति में है तो सत्ता का संघर्ष भयानक रूप से हिंसक हो चला है। कुछ केस आपको दिखाते हैं। फरवरी 2019 को टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई 2020 को हेमताबाद के विधायक और बीजेपी नेता देवेंद्र नाथ रॉय का शव बीच चौराहे पर लटका मिला। टीएमसी छोड़कर बीजेपी से जुड़े सांसद अर्जुन सिंह सितंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 के बीच कई बार बाल बच चुके हैं। जुलाई 2020 में मुर्शिदाबाद में एक आरएसएस कार्यकर्ता और उनकी गर्भवती पत्नी और 6 साल के बेटे का कत्ल कर दिया गया। 2018 में त्रिलोचन महतो नाम के एक नौजवान की लाश पेड़ से लटकी मिली। बरामद नोट पर लिखा था कि 18 साल की उम्र में बीजेपी के लिए काम करने के लिए यही सजा है। ये धमकियां सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहती। पश्चिम बंगाल में यहाँ वाकई जान जाती है। राजनीतिक हिंसा केवल वर्चस्व की लड़ाई के लिए दो नेताओं के बीच नहीं होती है, या ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ाया जाता है, बल्कि अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी का गढ़ किसी इलाके को माना जाता है और वहां के लोग यानी वहां के वोटर किसी दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं तो वहां भी हिंसा का शिकार होने की गुंजाइश होती है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने जब पहली बार लेफ्ट के शासन को खत्म करने का प्रयास किया था तो उस समय उन्होंने नारा दिया था चुप्पे चाप फूल छाप, यानी चुपचाप से आओ और तृणमूल के निशान पर वोट लगाकर चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने इसी नारे को उठाया और चुप्पे चाप कमल छाप कहा, यानी यहाँ पर जिसे भी जो भी निर्णय लेना है, अगर हिंसा से बचना है तो वो सूत्र राजनेता ही देते हैं कि वो खामोशी से करना है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी 7 के इरादे से आगे बढ़ना है। सबचेয়ে কুৎসিত সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি, ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না। सियासी सांत्वनाएं होती जरूर हैं, लेकिन जो रक्त चरित्र की संस्कृति पश्चिम बंगाल की राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुकी है, उन पर दिलासाओं का कोई असर नहीं पड़ता। यकीन न हो तो नादिया जिले के शांतिपुर इलाके में लिखी इस घोषणा को पढ़ लीजिए। अगर टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर बीजेपी को एक भी वोट दिया तो आपको उसके नतीजे भुगतने होंगे। देश के अन्य राज्यों में चुनावी हिंसा होती है जो चुनावों के समय ही दिखती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति ही हिंसा की होती है और शायद इस तरह की राजनीति वाला ये देश का एकमात्र राज्य है। चुनाव में हिंसा हम क्यों कहें, हमें राजनीतिक हिंसा बोलना चाहिए, क्योंकि कितने लोग मारे जा चुके हैं पिछले 3-5 साल में। तो वहाँ तो राजनीतिक हिंसा का और प्रतिहिंसा का एक लंबा इतिहास है। चुनाव तो उसको सिर्फ एक तरीके का ज्वार देते हैं, पर वो चलता रहे। शायद पार्टियों के बीच जब हिंसा होती है तो वो झंडों के रंग को नहीं देखती, पार्टियों की पहचान को नहीं देखती। जो लहू बहता है वो इंसान का बहता है। इस समय हम टीएमसी के नेता रहे निर्मल कुंडू के घर पर हैं, जिनकी 2019 में हत्या कर दी गई थी। जून 2019 में टीएमसी नेता और नगर पालिका में वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष निर्मल कुंडू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पौने 2 साल बीतने के बाद भी निर्मल कुंडू की मां के आंखों से आंसू नहीं सूखे। की हुई थी गोली मारे किसी नहीं। আমার ছেলে 7টার সময় এতে পড়ে গেল, মা আমি আসি, আমি বললাম তুই তাড়াতাড়ি আসিস, আর ফিরে এলো না। আমার বাবা ওই বিল্টু লাল তো গুলি করে দিল 20 আমার ছেলে জায়গা পড়ে গেল, আর ফিরে এলো না। মা
बीतते समय के साथ उनकी मौत को उनकी पत्नी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई उसे आज भी याद करके वो रो उठती है। 6 बजे घर से निकला था, चाय पीकर निकला था, तो बोला जब हम टाउन जा रहे हैं तो रात में खाना देर करके पकाइए, ठीक है। थोड़ी देर मिनट 2-3 मिनट के बाद एक्शन थोड़ा सा आवाज आया, तो बोला मैंने हम घर से निकल जावे तो कोई आदमी आके बोला गोली कर दिया, निर्मला को गोली कर दिया। हम बाहर किया तो कोई निर्मल कुंडू टीएमसी कार्यकर्ता थे। उनकी मौत की तफ्तीश हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, पर परिवार को वो खालीपन दिन रात महसूस होता है। इंसाफ मिला, न्याय मिला? न्याय नहीं, अभी तक तो केस चल रही है। कोई पकड़ा गया? हाँ, शूटर को पकड़ा गया, शूटर अभी जेल में है, केस चल रही है। আমি সবসময় দিদির কাছে এটাই বলি যে এরকম জানি আর কারো কোনো ক্ষতি না হয়, তার আগে দিদি ভালো আরো স্টেপ নেবে। দিদি আমাদের সঙ্গে আছে, আমরাও দিদির সাথে আছি, আমরা দিদিকে নিয়ে কাজ চালাতে চাই সবসময়। দিদি আমাদের সব। निर्मल कुंडू की हत्या 2019 चुनावों के बाद हुई थी। इससे सिर्फ कुछ दिन पहले बर्दवान में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या तब कर दी गई जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी थी। राजनीतिक नारों के बीच भी बंगाल क्यों होता रहा है हिंसा का शिकार? अब यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि चाहे खेला हो बे या हो परिवर्तन, लेकिन हो बिना किसी का खून बहे। अभी के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। बंगाल का जो सबसे रक्त रंजित राजनीतिक इतिहास है वो रहा है 70 के दशक का। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कुछ लड़कों की हत्या की जाए और उनके बूढ़ी माँ को उनके खून में चावल सान कर खाने पर मजबूर किया जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है साईंबाड़ी की। वर्धमान जिले में इस खंडहर की पहचान साईंबाड़ी के नाम से है। यह स्मारक है राजनीतिक हिंसा के तौर पर दर्ज दुनिया की सबसे क्रूर हत्याओं का। আমার স্বামীকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, মা আমাকে মায়ের কোল থেকে আমার কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে আগুনে ফেলে দিয়েছে। সব করেছে, যা করবার ওরা ঘটনা ঘটিয়েছে। তারপরে ছেলেকে তুলে আগুন থেকে মা তুলে নিয়েছে, তুলে নিয়ে তারপরে তাকে মলয়কে নামলো। লাঠি টাঙ্গি বর্ষা তীর ধনুক সব ছিল, 4-5 মব ছিল। এখানে যখন গেছি তখন দেখি গোটা লোক পুকুর পার করে চারিধারে গিয়ে আপনাকে কোথায় কোথায় মেরেছিল? সব জায়গায় শরীরে। 17 मार्च 1970 उस रोज हर वो बर्बरता हुई जिसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। 2 सगे भाइयों को पूरे परिवार के सामने मार डाला गया। एक की आंख में तेजाब डालने की कोशिश हुई, एक बच्चे को चूल्हे में फेंक दिया गया, एक व्यक्ति को कुएं में फेंका गया, एक को इतना मारा गया कि वो आज भी बताते डरता है। बच्चों को पढ़ाने आए ट्यूटर की हत्या हुई। 2 सगे भाइयों का कत्ल हुआ और उनके खून में डूबे चावल उनकी मां को जबरदस्ती खिलाए गए। কিন্তু যতই মা তো, কিন্তু তিনি তখনই পড়ে গেছিলেন। এমনকি ছেলেদের মেরে ছেলেদের রক্ত ভাত অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। হাঁড়িতে একটা দুটো চলছিল উনুন, আগেকার দিনের উনুন, দুটো পাশাপাশি উনুন, সেই উনুনেতে একটায় ভাত একটায় ডাল ফুটছিল। जो बच गए वो 50 साल बीत जाने के बाद भी हत्या वाले दिन की दहशत में जीते हैं। मारे गए प्रणय साईं और मलय साईं से छोटे उदय हैं। वो किसी तरह बच गए, लेकिन दर्द उन्हें रोज तिल तिल कर मारता है।
হ্যাঁ, সিপিএম পার্টি একবারে পরিকল্পিতভাবে এটা করেছিল এবং সেখানে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আপনাকে পরিষ্কার, আমি তখন ছোট ছিলাম, এইসব পলিটিক্স নিয়ে এত মাথা ঘামাতাম না। আমার 70 সালে 7ই মার্চ এত এখানে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, লুটেরা সিপিএম পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। মার্ডার করা, আমার দাদাদিকে বাড়িতে ঢুকে মার্ডার করা, অগ্নিসংযোগ, লুট তরাজ থেকে শুরু করে সব কিছু। ওই বিভিন্ন ওপেন্স ছিল, আনলাইসেন্সড ফায়ার আর্ম সব। ये 70 के दशक का वो नरसंहार है जिसका लहू आज भी पश्चिम बंगाल की मानवता के ऊपर कर्ज है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि स्थापित कांग्रेस के सामने लेफ्ट टकराव की स्थिति में था। साईंबाड़ी बंधु कांग्रेस में थे। मार्क्सवादी नेता निरुपम सेन समेत कई लेफ्ट नेताओं का नाम इस हत्याकांड में आया था, लेकिन निरुपम लेफ्ट सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। कि साईबाड़ी में जो हुआ था ये एक मास वायलेंस हुआ था। जो कम्युनिस्ट लोग बहुत किसानों को मोबिलाइज करके, ये साई लोग जो थे बहुत बड़े जमींदार थे, इनके ऊपर हमला बोला था। अब उस जमाने का असली हकीकत हमें पता नहीं क्योंकि बहुत पहले की बात है, बट ये जरूर है कि साईबाड़ी में जो हुआ था वो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ वायलेंस, ये बंगाल से गया नहीं है, ये बंगाल का पीछा छोड़ा नहीं है। साईंबाड़ी में बहा खून पश्चिम बंगाल की राजनीति पर लगा एक ऐसा दाग है जो बीतते समय के साथ हल्का होने की जगह गाढ़ा होता जाएगा। पर क्या वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति से हत्या और हिंसा को हटाया नहीं जा सकता? विशेषज्ञों का जवाब पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर करता है। The political violence favors the ruling party, the party in power in the state or center, as the case may be. So if you want to control the political violence, then you have to vote for the honest people, impartial people. You have to send them to higher post, the higher post in the parties, higher post in the government. जिस तरह पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा और हत्या आम बात हो गई, उसने वहां के सत्ता के चरित्र को ही खून की आदत लगा दी। जैसे अब जबकि चुनाव चल रहे हैं तो वोटों के तराजू पर लाशें फिर से रखी जाने लगी हैं। लाशों की राजनीति हमें उत्तर 24 परगना के हली शहर ले जाती है, जहां एक मां अपने बेटे को याद करके रोज सुबकती है। नॉर्थ 24 परगना में ये शौकत भवाल का घर है। एक ऐसा होनहार लड़का जिसके बारे में पूरे मोहल्ले में, सारी गलियों में सब अच्छा कहते हैं, लेकिन कहीं किसी के राजनीतिक द्वेष का शिकार होकर उसे ऐसे जान गंवानी पड़ी कि मां को शरीर भी देखने नहीं दिया जा रहा था। बंगाल इस हिंसा से कब उबेगा, कब खत्म होंगी इस तरह की कहानियां? इस मां को इस बात का मलाल ताउम्र रहेगा कि वो जिस बेटे के चेहरे को देखकर जीती थी, उन्हें अंतिम समय में अपने बेटे का वो चेहरा नहीं देखने दिया गया था, क्योंकि राजनीतिक हिंसा ने सबसे क्रूर वार चेहरे पर ही किए थे। তারাই আনলো, ওই ছেলেকে দেখলাম জানো এই দাঁতগুলো পুরো ভেঙে দিয়েছে, এইখানে দাঁত, এই সাইডে দাঁত আছে, এই সাইডে দাঁতগুলো সব ভেঙে দিয়েছে, এমনভাবে মেরেছে ওকে বাঁচতে দেয়নি। মানে হাতে পায়ে মারলে হাত পা ভাঙতো, আমি ওকে সুস্থ করে আনতে পারতাম, কিন্তু এমন মেরেছে যে ওকে বাঁচাতে পারলাম না। মানে ওকে নিয়ে হসপিটাল দিতে দিতেই বললো মারা গেছে। खून में डूबी और आंसुओं से लिखी गई ये कहानी है 28 साल के शौकत भवाल की। एक नौजवान जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता था। बीजेपी की नई नई हवा चली, वो इस हवा में अपनी हसरतों की पतंगें उड़ाना चाहता था, लेकिन एक दिन जिंदगी की डोर काट दी गई। 10-15 মিনিট পরে চলে আসবো। আমি গাড়িও নিচ্ছি না, সাইকেলও নিচ্ছি না, আমি হেঁটে যাবো এই পাড়ার মধ্যে। তো
তো ও সেই বেরোলো, তখন আমি কাজ করছি বাইরে, ঘরে কাজ করছি, ও বেরিয়ে গেল, আমি ওর সাথে আর কোনো কথা হলো না। ও বললো যাবো আর আসবো, ও যে কী জামাটা পরে গেছে আমি সেটাও দেখিনি। আমি রান্নাঘরে কাজ করছি, মানে পেছন ফিরে জল ভরছিলাম বোতলে। এবার ও যখন বেরিয়ে গেছে আমি তো জানি না, আমি জানি ছেলে আসবে সন্ধ্যাবেলায়। আমি সন্ধ্যা পুজো টিজো দিয়ে বসে চা খাচ্ছি, আমি যে ছেলে তো আসবে, তা আসছে না। আমি একবার ফোনও করলাম, তখন না ফোনটা পিক করে না ফোনটা কেটে গেল। এর মধ্যে আমার ছোটো ছেলেকে একজন ডাকছে, এদিকে তো খবর হয়ে যাচ্ছে, কেন 4:15-20 মানে বাইরে থেকে বেরিয়েছে। আর ওই ঘটনাটা ও যাওয়ার মিনিট 10-এর মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেছে। ওখানে তো মানে ওকে ওখানেই মানে মেরে ফেলেছে, মায়ে পড়ে রয়েছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে মানে বলে 10-15 মিনিট পর্যন্ত পুলিশ এসে গেছে, এসে ভ্যানে তুলছে। दिसंबर 2020 को जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल गए थे। ये वही दिन था जब उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए गए थे। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय चोटिल हुए थे। Administration has crumbled down. There is no administration. प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। इसी दिन बीजेपी की रैली में जमकर तोड़फोड़ हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। ठीक 2 दिन बाद सैकत बवाल की पीट कर हत्या कर दी गई। वो बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए घर से निकले थे। छोटे भाई सागर ने बड़े भाई को दम तोड़ते अपनी आंखों से देखा था। যা ক্ষতবিক্ষত যা ছবি ওটা দেখার মতো না, মাকে দেখালে মা ওখানে হার্টফেল করতো, মানে মুখের কিছু রাখেনি আর কি, कुछ नहीं না। कोई हेल्प के लिए, कोई सहायता के लिए? হ্যাঁ, বিজেপি থেকেই একটা চেক দিয়েছিল 5 লাখ টাকার। अच्छा। सैकत अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। सागर कुछ ट्यूशन्स करके घर चलाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन नाकाफी। আমি টিউশনি করি, টিউশনি 2-3টে টিউশনি করতে তো আর সংসার চালানো যায় না। शहर शहर गांव गांव राजनीतिक द्वेष के चलते हुई मौतों से माहौल बोझिल है। यह माहौल कितना बदल सकेगा, कभी बदलेगा भी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। सत्ता में आने के लिए हत्याओं को पश्चिम बंगाल की सियासत ने सीढ़ी बनाया, तो सत्ता निर्विरोध चले, निष्कंटक चले, इसके लिए भी हत्याओं का सहारा लिया गया। ज्योति बसु सरकार में 17 आनंद मार्गी साधुओं को बिजौन सेतु पर जिंदा जलाकर मार डाला गया, क्योंकि वो राजनीतिक विचारधारा के साथ मेल नहीं खाते थे। तब ज्योति बसु ने कहा था, क्या किया जा सकता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। 17 साधुओं की मौत का गुनहगार सीआईडी जांच में कभी कोई निकला ही नहीं। लेफ्ट सरकारें जब पश्चिम बंगाल से विदा ले रही थी और टीएमसी सत्ता में आने के लिए तैयार थी, तब जो राजनीतिक हिंसा हुई वो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज भी दर्ज है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 50 राजनीतिक हत्याएं 2009 में दर्ज हुई। ये वो समय था जब लेफ्ट का गढ़ चरमरा रहा था और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी। तब सीपीआईएम ने यह आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके 62 काडर की हत्या की। इसके बाद 2010 और 2011 में 38 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई। आखिर क्यों बंगाल राजनीतिक हिंसा से इस तरीके से लाल रहता है? क्या वजह है कि साल साल बीत जाते हैं लेकिन कहानियां नहीं बदलती? रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए श्वेत पत्र। सियासी तराजू में आखिरकार वोटों का वजन ही बताता है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन अपने पलड़े को भारी करने के लिए हिंसा का जो प्रयोग पश्चिम बंगाल में होता आया है, जरा उसके इतिहास में भी हम चल लेते हैं। 1997 में ज्योति बसु सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह स्वीकार किया था कि 1977 में वाम सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई, यानी हर साल लगभग 1400 और 20 साल में हर रोज लगभग 4 हत्याएं। दरअसल राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला पश्चिम बंगाल में राजनीति शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया था। 1959 में खाद्य आंदोलन के दौरान 80 जाने गए।
1967 में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र नक्सल आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए। सिद्धार्थ शंकर राय के समय हुई राजनीतिक हिंसा की तुलना भी संभव नहीं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। रंग सियासत के तो समूचे देश में मिलते हैं, उस रंग पर बस खून के छींटे न हो। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।